हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें तीन तरह के फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए हुए हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। इन तीनों को हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोई चीज़ अगर आप याद करके कर लेते हो तो फिर हो सकता है गलती होने के चांसेस हों, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या होता है रोलिंग, क्या होता है, तो फिर आपकी गलती नहीं होगी। तो देखो, बहुत ईजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके रूम में सपोज ये सोफ़ा रखा हुआ है, ठीक है। हमने इस पर यहाँ से फोर्स अप्लाई करा। वो एक सिचुएशन ऐसी होगी जब वो मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन की वजह से अर्थ की सरफेस से उसे फ्रिक्शन मिल रहा है, घर्षण मिल रहा है। तो फिर जब वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम है, फ्रिक्शन बहुत फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब उसने जस्ट स्लाइड करना शुरू करा, जस्ट मूव करना शुरू करा, तो उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन, यानी कि कम हुआ होगा फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम होगा, तभी तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा, यानी वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसी में अगर हम पहिए लगा लें, दो पहिए लगा के जब वो रोलिंग करने लगेगा, यानी कि पहिए लगा देने से फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, रोल कर पाएगा, यानी कि फिर उसके बाद वो आया रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप इजीली आप ऑब्जर्व करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इतना फ्रिक्शन था जब वो सोफ़ा मूव ही नहीं कर पा रहा था, यानी कि स्टैटिक सबसे बड़ा होगा। तो स्टैटिक सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सही हो गया। लेकिन स्टिल आप समझ लो कि काइनेटिक और रोलिंग में अगर कई बार पूछ दे, इन दो ही में कंपैरिजन करा ले, तो ऑब्वियस है कि रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जैसे आप कैरी वैग होते हैं, उन वैग में अगर नीचे पहिया लगा होता है तो आप इजीली कैरी कर पाते हो, मतलब फ्रिक्शन कम लगता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन तो कम होगा और काइनेटिक से। तो फिर ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आँख में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को कौन रोकता है? तो देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। जो कोरोइड होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रिवेंट करना आई को, ठीक है। जो लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करना आई को, कोरोइड। ये बेसिकली एक कलर्ड पिगमेंट होता है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, बहुत बार आ चुका है कोरोइड का क्वेश्चन। और वैसे तो देखो, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एयरफोर्स के एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कई साल से कि ह्यूमन आई से, ह्यूमन बॉडी से, कहने को फिजिक्स का पेपर होता है, लेकिन ह्यूमन आई जैसे रेटिना का फंक्शन, रेटिना पे इमेज बनता है वर्चुअल या रियल इमेजनरी, तो सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, उल्टा बनता है। तो देखो, ह्यूमन आई को आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। और एयरफोर्स की डोमेन में किसी ने मतलब इस तरह की साइंस नहीं पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे, तो आप क्या करना कि एसएससी वाली फील्ड में जाके सर्च करना, सिंपली ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो ऐसे वीडियोस रिकमेंड करेगी यूट्यूब जो पॉपुलर होंगे। जैसे कि वो एक सिप्रा मैम है, उन्होंने ह्यूमन आई बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो उनका एक बार पूरा आप फंक्शन, जो क्या कितने उसमें पिगमेंट होते हैं, कौन सा कलर्ड पिगमेंट होता है, कौन सा कलर लेस पिगमेंट होता है, इस तरह के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आपके एयरफोर्स में कई कई बार ह्यूमन आई से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो एक जो नंबर होता है वो बहुत वैल्यू रखता है। इस क्वेश्चन को आप फिलहाल याद रखना कि इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रिवेंट करना कोरोइड का वर्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाएगा कि जो कलर्ड पिगमेंट होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो कोरोइड है ये ब्लैक कलर्ड। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से रिसीव होता है हाई वोल्टेज, लो करंट, लो वोल्टेज, हाई करंट। ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए तो फिर इसको डेफिनेटली आप गलत करोगे। देखो, आप लॉजिक पकड़ना सीखो। आपको क्या पता है कि ट्रांसफार्मर है, अगर वो स्टेप अप है, स्टेप अप में जो सेकेंडरी में कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, ठीक है। इतना अगर हिट कर गया दिमाग में, अब देखो NP/NS जो उनकी कोयल की जो फेरों की संख्या का रेशियो होता है वो VP/VS होता है। मतलब अगर सेकेंडरी में आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा है तो फिर आपका वोल्टेज भी ज़्यादा रिसीव करेगा, यानी कि इसमें क्या है, वोल्टेज उच्च विभव और निम्न धारा, ठीक है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो कि अगर स्टेप डाउन होता, अपचाई की बात करता, तो फिर आप अपचाई में क्या हो जाता, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते, तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं। वैसे मैं करा दिया हूँ ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए और आपके दिमाग में घंटी बजे कि नहीं, इन क्वेश्चन को भी रिवीजन करना है। जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियोस भी आप देखने लग जाओ। जो इंडक्शन कोयल होती है उससे रिसीव होता है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना। सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इंडक्शन कोयल का बनता है कि प्रेरक कुंडली किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। ऑप्शन होंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या हो सकता है कि उनका राइट हैंड रूल का सिद्धांत फ्लेमिंग का, या चार ऑप्शन हो सकते हैं, कोई भी प्रिंसिपल। और वो कहेगा कि जो आपका प्रेरण कुंडली है, आपका जो इंडक्शन कोयल है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आप याद रखना इस क्वेश्चन को, ये म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये क्वेश्चन याद रखना और इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडक्टर में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है किस, तो ये मैग्नेटिक चुंबकीय केवल इसका हो जाएगा, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड के उसमें स्टोर होती है ये। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Li²। इसको भी याद रखना, हाफ Li² इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। वो चुंबकीय केवल होगा ना, विद्युत नहीं। अगर कैपेसिटर होता, संधारित्र, वहाँ पे ये इस रूप में स्टोर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का गोला गर्म हो जाता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट उत्पन्न हो जाता है, डायरेक्ट करंट या एडी करंट, या गोले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है एडी करंट, यानी कि भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। एडी करंट का एक क्वेश्चन और इसी के साथ याद रख लेना कि एक जो ट्रांसफार्मर है, कहेगा उसमें जो क्रोड पटलित ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वो क्यों बनाई जाती हैं, वो एडी करंट की वजह से ही जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम करने के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ट्रांसफार्मर में। उसका भी आंसर भंवर धाराएं से जो ऊष्मा हानि होगी उसको कम करने के लिए एडी वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक धातु का गोला है तो उसको ले जाएंगे तो वो गर्म क्यों हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा समझने की भी कोशिश करें, सपोज ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, ठीक है। और इधर से कोई एक गोला हम ले आए हैं, तो जो बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। और जब ये गोला मेटल का गोला है और ये इससे पास कराएंगे, ये मूव कराएंगे, तो फिर फ्लक्स में चेंज होगा। LCR सर्किट में जो मैक्सिमम करंट के लिए कौन सा यहाँ पे कंडीशन सही है, तो देखो LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट के लिए आपका जो धारितीय प्रतिघात है वो आपका प्रेरण प्रतिघात के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होना चाहिए। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब XC क्या होता है, ω/C, और XL क्या होता है, 1/ω/L। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जाएगा ω² हो जाएगा, ये 1/LC हो जाएगा, यानी कि B हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है। ये C इधर आके LC हो जाएगा और ω इधर जाएगा, ω² हो जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन एक तो आप याद रखो। एक यहाँ पे अगर महत्तम धारा नहीं कहेगा तो इसी जगह पे वो कहेगा कि रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अनुनाद की सिचुएशन में जो होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। या रेजोनेंस कहेगा या मैक्सिमम करंट के लिए कहेगा। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर। एक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। मैं हमेशा कहता हूँ डायमेंशंस को आप याद करना स्टार्ट करो को रिलेट करके। मतलब जैसे आपने सपोज, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको बताऊँ, जैसे आपने एक डायमेंशन याद कर ली है किसकी, जैसे ये जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको तुरंत हिट होना चाहिए कि ये इंडक्टेंस प्रेरकत्व की बीमा लिखी हुई है, ठीक है। इसी प्रेरकत्व में थोड़ा डिफरेंस कर दो, को रिलेट करो। -2 A-2 है जो, इसको A-1 कर दो, केवल पूरी सेम है, केवल A-2 की जगह पर अगर A-1 कर दें तो फ्लक्स की बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आप डायमेंशंस को तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डायमेंशन को कोरिलेट करो। अब इसी में अगर L² हटा दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बन जाएगी। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, डायमेंशन का फॉर्मूला जाके देख लेना है, मैंने जितनी भी डायमेंशंस पूछी जा सकती हैं, ऑल डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत पहले बनाया था जब चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन स्टिल वो इंपॉर्टेंट है, तो जाके देख लेना, ठीक। CR AC सर्किट में अगर कैपेसिटेंस यानी कि धारिता C से चेंज होकर 2C हो जाए, मतलब डबल हो जाए, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसको अनचेंज रखा जाए, तो हमारा इंडक्टेंस L से बदलकर क्या करना पड़ेगा, L/2 या 2L या 4L या L/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने एग्ज़ाम हॉल में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में क्लिक करे वो ये कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इंडक्टेंस के। जिस रेशियो में C बढ़ेगा उसी रेशियो में L घटेगा। मतलब अगर C ट्वाइस हुआ है तो L/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C अगर थ्राइस हुआ होता तो L/3 हो जाता। C अगर 4 टाइम्स हो जाता तो L हमारा L/4 हो जाता। यानी कि जिस रेशियो में C बढ़ेगा उसी रेशियो में L घटेगा। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कोई चीज़ आप अंडरस्टैंड तब कर पाओगे, आप रिमेन रख पाओगे अपने माइंड में जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो। तो देखो, अनुनाद मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है आपका XL जो है वो होता है XC के इक्वल। XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और SC होता है कैपेसिटिव यानी कि धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात, दोनों इक्वल होते हैं। उन्हीं से ये रिजल्ट मिलता है जो हमने लिखा था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, XL को लिखेंगे 2 पाई फ्रिक्वेंसी L और XC को लिखेंगे 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी C, ठीक है। तो इधर से जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होगा और इधर आएगा 1/2 पाई √LC। तो उसी से ये अब फ्रिक्वेंसी आपकी कांस्टेंट थी, इसलिए हमारा LC हो जाएगा कांस्टेंट, और LC अगर हमारा नियतांक है तो L जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। तो हमें इन सभी फंडों में नहीं पढ़ना है, हमें अब क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि जो L होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट याद कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लो। एक ऑसिलेटरी LC सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस पर मैक्सिमम चार्ज Q है।
जब एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कैपेसिटेंस पर जो चार्ज है वो क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी, Q/√2। कैसे है ध्यान से समझना। 3 से 4 बार इसको मैं करा चुका हूँ, बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं मेरे उनको पता होगा। देखो क्या है कि आप इसका सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगा मैं, सरलतम उपाय, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि मैक्सिमम जो है उस पे ये बताओ क्या होता है फॉर्मूला, हाफ Q²/C होता है फॉर्मूला एनर्जी का, हाफ Q²/C या Q²/2C, यही तो एनर्जी होती है। इसको इक्वेट करेंगे। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेट करेंगे, दोनों में इक्वल हैं, और जब दोनों का सम करेंगे तो चाहे आप 2U बना लो, यानी कि 2 चाहे तो मैग्नेटिक का चाहे उसका इक्वल रख दो, तो 2 इंटू उसके लिए हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हाफ। अब की बार इसमें हम छोटा Q ले लेते हैं तो Q²/C फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दोनों इक्वल थी तो दोनों जोड़ के रिजल्ट आपका 2 बना देगा, ट्वाइस बना देगा। अब देखो C से C कट गया, 2 से 2 कट गया, अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो Q/√2 हो गया, यानी कि वही तो मेरा आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो चीज़ें अब ये हैं कि आप कितना ग्रैप्स करते हो। और हाँ, ये मत सोचना कि इसमें केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल हैं, आगे आपको ऑब्जेक्टिव का भी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। उस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम हॉल में आपकी हेल्प होगी। और हाँ, इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा ये जो कैपेसिटेंस पे है वो छोटा क्यू था तो आंसर उल्टा क्यू आपका आ गया, तो वो अकॉर्डिंगली आप समझदार हो, समझ जाओगे। बस कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो इस स्लाइड में जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ सर्कल AC में जो करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पीक वैल्यू E0 हो तो VRMS वैल्यू क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन है VRMS वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो फाइंड करना है। यानी कि ये सभी को रिलेटेड है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि याद रखना कि अगर हाफ साइकिल AC की बात करें और एवरेज वैल्यू पूछे तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें 80% लड़का C ऑप्शन को प्रायोरिटी देगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में इसका VRMS जो है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तब भी वही हो जाएगा, क्या आपका वर्गमाद मूल जो होता है वो पीक वैल्यू का 1/√2 गुना होता है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। और थर्ड क्वेश्चन में AC में तुम्हारा वर्गमाद मूल मान और शिखर मान का अनुपात बताना है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होगी, देखो मैं आपको बताऊं, एक बार पेन को छोटा करूं। जो VRMS होता है वो आपका शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। तो अगर इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो V0 इधर आएगा, V की वैल्यू, तो रेशियो 1:√2 हो जाएगा, ठीक है। C हम कौन सा, B हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है चोक कोयल जो होती है, चोक कुंडली, उसमें क्या होता है ये फैक्ट भी आप याद रखो। उसमें हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है। अब देखो इसमें मिसप्रिंट है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो आप किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या है कि मिसप्रिंट तो होगी नहीं। तो आप याद रखना चोक कुंडली का एक तो पावर फैक्टर 0 होता है, सेकंड थिंग कि उसका जो उच्च प्रेरकत्व होता है और निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस, ठीक है, चोक कॉइल से। नेक्स्ट है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टेप डाउन में आपका करंट इंक्रीज़ हो जाता है, स्टेप अप में आपका वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है कि देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 और N2 है। तब अब देखो स्टेप अप में हमारा क्या होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी में कम होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B। लेकिन अगर यहीं पे स्टेप डाउन होता यानी कि अपचाई होता तब हमारा प्राइमरी में ज़्यादा हो जाते, तो इसका आंसर तो B है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार स्टेप अप में पूछता है, कई बार स्टेप डाउन में पूछता है। ट्रांसफार्मर व किसी विद्युत चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पटलित, देखो जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में वो टेढ़ी मेढ़ी जो पटलित क्रोड होती हैं उनका रीज़न होता है एडी करेंट जो डिक्रीज़ करने के लिए, जिससे एनर्जी लॉस ना हो। तो क्रोड में भंवर धाराओं
पावर धारा मतलब एडी करंट, उनको डिक्रीज़ करना, ठीक है। एसी पर्पथ में रेजोनेंस की सिचुएशन में करंट और विद्युत भागबल का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो अब देखो, इन फैक्ट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं, ठीक है। आज मैं केवल फैक्ट ही बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो, इस क्वेश्चन में दो चुंबकों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हमें कंपैरिजन करनी है जब 1 मिनट में 15 और 20 ऑसिलेशन करते हैं। दोनों ही मैग्नेट के क्या है, मास और साइज इक्वल है। अब देखो, जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटे उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी होता है, तो वहाँ से आया। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। यानी कि हम फाइनली जो हमें रेशियो फाइंड करने हैं m1 और m2, उनको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे T2/T1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट से ये हम डिराइव कर सकते हैं। अब ये बताओ T2 कितना है। देखो, T2 का मतलब 20 दोलन कर रहा है 1 मिनट में। अगर 60 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करता है तो पर सेकंड 3 ऑसिलेशन करेगा। टाइम पीरियड होता क्या है, पर ऑसिलेशन पर सेकंड, तो T2 हमारा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ऊपर आएगा। नीचे T1, अब T1 15 ऑसिलेशन कर रहा है 60 सेकंड में। अगर 60 सेकंड में 15 ऑसिलेशन कर रहा है तो 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन करेगा, तो T2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि हमारा 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखना। वैसे फार्मूला जो है वो क्या होता है टी का, जहाँ से हमने उसका रिजल्ट निकाला था 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी, ठीक है।